हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस एक वीडियो में हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे और वो भी 2 आवर्स में। इस वीडियो के बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 33 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर आप इस एक वीडियो को पूरी देख लेगो तो आपका पूरा मार्क्स गारंटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में एनसीईआरटी को रेफरेंस रख के एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन, हर एक बात एनसीईआरटी के हर एक पेज को कवर कर रहे होंगे। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को। अब देखिए, हेलो अल्केन्स हो या हेलो अरीन्स हो, दोनों दो चीज़ों से बना है, हेलो और साथ में अल्केन। अब देखिए, हेलो कहने का मतलब कि एक्स ग्रुप का फैमिली, ग्रुप नंबर 17 जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। और वैसे ही हेलो अरीन्स में भी वही है। तो देखिए, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर इस n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हमारा फॉर्म होगा CH4। अब इस CH4 को हम ऐसे लिख दें, CH और H और यहाँ पे भी H। ठीक है। अब हेलो अल्केन कैसे फॉर्म होता है कि इसमें से एक H को हटा देना है अल्केन में से और उसके जगह X चिपका देना है। एच हटा के क्या किए, एक्स चिपका दिए। तो सिंपल है, हेलो ये रहा, अल्केन ये रहा, हेलो प्लस अल्केन बन गया। ठीक है, तो एक एच को हटाएं, उसके जगह एक्स लगा दिए तो हमारा हेलो अल्केन फॉर्म हो गया। सिमिलरली अरीन ग्रुप का एक एग्जांपल आप ले लीजिए, बेंजीन, और इस बेंजीन पे एक्स लगा दिए तो क्या हो गया, हेलो अरीन। अब ये एक्स क्या हो सकता है, तो ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम करने वाले हैं कि अगर कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 या फिर 3 उसको क्या बोलेंगे। तो जब कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है, जब कोई कंपाउंड केवल एक हेलोजन कंटेन करता है, हेलोजन एटम, तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई कंपाउंड 2 हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम डाई हेलो अल्केन बोलते हैं, डाई हेलो अल्केन। और अगर कोई कंपाउंड 3 हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम ट्राई हेलो अल्केन बोलते हैं। ठीक है, ट्राई हेलो अल्केन। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर कोई कंपाउंड एक हेलोजन एटम कंटेन करता है तो उसको हम मोनो हेलो अल्केन बोलते हैं, 2 वाले को डाई बोलते हैं और 3 वाले को ट्राई बोलते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम बेंजीन पे एक्स लगा दे तो इसको हेलो अरीन भी बोलते हैं। तो अगर कोई अरीन ग्रुप एक हेलो एटम कंटेन करेगा तो उसको हम मोनो हेलो अरीन बोलते हैं, मोनो, और बस हेलो और साथ में क्या होगा, अरीन होगा। सिमिलरली अगर हम 2 लगा दे तो डाई हेलो अरीन हो जाएगा, ये पूरा पार्ट। और 3 लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो अरीन। ठीक, तो ये काफ़ी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं कि हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री को ही हम प्राइमरी हैलाइड भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं और 3 डिग्री को टर्सरी हैलाइड। तो देखिए, आपको उस कार्बन के पास जाना है जिस पे हेलोजन है, ग्रुप लगा है। ठीक है, आपको उस कार्बन को देखना है जिस पे हेलो ग्रुप लगा है। देखना यह है कि वो कार्बन अगले कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर से सुनिए कि आपको उस कार्बन के पास जाना है जिससे कि हेलो ग्रुप लगा है, आपको उस कार्बन से पे जाना है जिसके भी हेलो ग्रुप लगा है, और देखना है कि वो कार्बन अगले कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा ये वाला एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री हो गया या फिर प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं इसको। दूसरे में देखिए कि जिस कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा है वो अगले 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री या फिर इसको हम सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं। ठीक है। और अगर जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब हम क्या बोलेंगे उसको, टर्सरी हैलाइड या फिर 3 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंपल था, याद रखिएगा। अब देखिए कि हम अलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इसके बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। फिर से देखिए, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन, इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम अलाइलिक हैलाइड हो गया। देखिए, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया, इसके बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोले और इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हम अलाइलिक हैलाइड बोले।
ये देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये हो गया, इसके बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोले और फिर इससे हेलो ग्रुप लगा दिए तो हमारा अलाइलिक हैलाइड हो गया। अगर इस अलाइलिक हैलाइड की डिग्री की हम बात करें तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और दो सिग्मा बॉन्ड इधर, मतलब टोटल 4 हो गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अलाइलिक हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है, सब में सेम ही होगा। अगर आप यहाँ भी चेक करना चाहते हैं तो देखिए एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और फिर अच्छा डबल अलाइलिक कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी देखिए यहाँ पे इधर गया और फिर इधर गया, मतलब इसका भी क्या हो गया 4sp3। ठीक है, और इधर एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे लगा सकते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा कि sp3 होगा। ठीक, अब देखिए कि बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, उससे हेलो ग्रुप लगा दीजिए तो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। फिर यहाँ भी देखिए कि बेंजीन से सटा कार्बन ये वाला है, इससे हेलो ग्रुप लगा है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अगर इस बेंजाइलिक हैलाइड की हम डिग्री की बात करें तो जिस कार्बन से हेलो ग्रुप लगा है वो अगले 1, 2 और 3 कार्बन से, मतलब ये 3 डिग्री या फिर टर्सरी हैलाइड हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर हम हेलो ग्रुप लगा दे तो उसको हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही आपको एक्स ग्रुप लगा देना है, मतलब हेलो ग्रुप लगा देना है, तो उसी को हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, तो बेंजीन से एक्स लगा देना है, बेंजीन से क्या करना है हेलो ग्रुप को आपको लगा देना है, तो वो आपका अराइल हैलाइड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो बेसिक थी। चलिए अब आगे देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और जिसमें सबसे पहला मेथड है कि हम अल्कोहल से बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड को। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम अल्कोहल को से हम अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहला मेथड है कि जब हम अल्कोहल को HX से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ H पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव बोलते हैं। तो बस पॉजिटिव वाले को निगेटिव के साथ, और लोन पेयर भी क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो R के साथ X को चिपका दिए और H2O ये बन गया। दूसरा है कि अगर हम अल्कोहल को सोडियम बोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा फिर से अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा और साथ में NaHSO4 होगा और प्लस में क्या होगा H2O होगा। तो ये भी जो आपका है ये डायरेक्ट मेथड है कि आपको अल्कोहल को सोडियम बोराइड से ट्रीट करेंगे तो X, ये अगर Br है तो यहाँ Br ही करिएगा, यहाँ Cl होगा तो Cl कर दीजिएगा, हम X लिख दिए थे। तो बस अल्कोहल को सोडियम बोराइड से ट्रीट करेंगे तो RBr प्लस NaHSO4 और साथ में वाटर फॉर्म होगा। अब देखिए कि अगर हम 3 मोल ऑफ अल्कोहल को ले लें साथ में PX3 को तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए एक तो आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसकी बाई प्रोडक्ट को पूछा जाता है। तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं इसका कि अगर आपको 3 मोल ऑफ अल्कोहल दिया है ROH और फिर आपको PX3 भी है साथ में, तो पहले तो आप 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड बना दिए, मतलब ये पूरा पार्ट निकल गया। बच क्या गया आपके पास, यहाँ से H3 तो उसको लिख दीजिए, यहाँ से P बच गया उसको लिख दीजिए और यहाँ से O3 बच गया इसको लिख दीजिए, हो गया। तो जब आप 3 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को 3 मोल ऑफ अल्कोहल को आप PX3 से कनेक्ट करोगे तो RX और साथ में H3PO3 बनेगा। ये प्रोडक्ट पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल को PX5 से ट्रीट करें तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है ऐसा कुछ और PX5 को आप ऐसा लिख लीजिए PX3 और साथ में इधर X। अब यहाँ से HX निकालिए, यहाँ से अल्काइल हैलाइड निकालिए, यहाँ से POX3 निकालिए, यही आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया अल्काइल हैलाइड POX3 और साथ में HX। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल था। अब देखिए अल्कोहल को अगर हम रेड फास्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ X2 ट्रीट करते हैं तो ये भी आपका केवल और केवल अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है, इसमें बाय प्रोडक्ट कुछ भी फॉर्म नहीं होता और ये डायरेक्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को फॉर्म करने का। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल को SOCl2 से ट्रीट करें तो फिर से हमारा अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा, SO2 फॉर्म होगा और साथ में आपका HCl फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्ट मेथड थे जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते थे, किसके यूज से, तो अल्कोहल के यूज से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या है। जब हम अल्केन को Cl2 से ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट रेज, तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक देखिए ये CH3 CH2 और ये हो गया आपका CH2Cl। अच्छा, एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको भी पहले देख लेते हैं। CH3 CH CH3 Cl। तो इस रिएक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ होगा कि पहले कार्बोकटायन फॉर्म हुआ होगा, तो एक बार H यहाँ से निकला होगा, एक बार H यहाँ से निकला होगा। जब यहाँ से निकला तो हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ, और जब इस वाले पोजीशन से निकला तो हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म हुआ। लेकिन जरा इमेजिन करिए कि जब यहाँ से अगर H हम निकाले तो यहाँ कार्बोकटायन पहले फॉर्म हुआ होगा, फिर क्लोरीन आके चिपका होगा, तो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ था वो तो 1 डिग्री वाला कार्बोकटायन था, और जब यहाँ से H निकला तब ये 2 डिग्री कार्बोकटायन था। जब यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होगा तो ये 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। अब बताइए आप कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो 2 डिग्री कार्बोकटायन, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? 1 डिग्री से। ठीक है, तो यही ध्यान रखना था कि दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जिसका कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसी को हम मेजर प्रोडक्ट बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब हम टॉलिन को अगर बेंजीन से CH3 लगा देते हैं तो हम उसको टॉलिन बोलते हैं। X2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखिए कौन कौन सा। एक बार हम X को ऑर्थो पोजिशन पे लगा देंगे और एक बार पैरा पोजिशन पे लगा देंगे, तो CH3 ये टॉलिन हो गया और ये X। अब ये जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो पैरा पोजीशन वाला होगा, और अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन पे X लगा है, मतलब ऑर्थो हेलो और टॉलिन ग्रुप। ठीक है, और ये हो गया पैरा पोजीशन पे हेलो ग्रुप लगा है, तो पैरा हेलो और टॉलिन। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो पैरा पोजीशन वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन वाला है, ये पैरा पोजीशन वाला है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सैंडमियर्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो जब हम एनेलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है। फिर से सुनिएगा, जब हम एनेलीन को, अब एनेलीन किसको बोलते हैं? तो बेंजीन से आप NH2 लगा दीजिए तो उसको एनेलीन बोलते हैं। तो एनेलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है, और इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम Cu2X2 से ट्रीट करते हैं तो हमारा अराइल हैलाइड बन जाता है और साथ में डाइनाइट्रोजन बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट किए तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट किए तो हमारा अराइल हैलाइड बना। अब ये जो X यहाँ दिख रहा है या फिर यहाँ दिख रहा है या फिर यहाँ दिख रहा है, ये केवल और केवल क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। फिर से सुनिएगा, ये जो X मतलब कि हम अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड ही इस प्रोसेस से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपको प्रोडक्ट में अराइल आयोडाइड बनाना है तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट कर दोगे तो वो आपका अराइल आयोडाइड बन जाएगा। फिर से देखिए सैंडमियर्स रिएक्शन को, एक बार इसको फिर से क्लीन करके साफ साफ दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए कि जब हम एनेलीन को, मतलब ये हो गया NH2, अगर सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करें और साथ में क्यूप्रस हैलाइड ले लें तो आपका क्या बन जाता है? अराइल हैलाइड। लेकिन इसमें एक एक रिएजेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड ही फॉर्म करेगा, X क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। अगर आपको अराइल आयोडाइड फॉर्म कराना है तो जो हम इंटरमीडिएट पिछले पूरे प्रोसेस में बताए थे कि N2X होगा, उसको आपको पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा, तो फिर वो आपका अराइल आयोडाइड बना देगा। ठीक है, अब देखिए कि हम अल्कीन से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए कि जब कभी भी हम अल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो वो आपका अल्काइल हैलाइड बना देगा। देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में कि आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है होता है अल्कीन में, इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड टूट जाता है। अच्छा, जब वीक बॉन्ड टूटता है तो आपका क्या फॉर्म होता है वो जरा देखिए। जब आपका वीक बॉन्ड टूटेगा तो CH3CH
और CH2, मतलब इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक वैलेंसी खाली। हमारे पास है H और X। अब हम H को कहाँ लगाएं और X को कहाँ लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी अल्कीन को आप हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं तब आपको मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखना होगा। मार्कोनिकोव रूल ये बताता है कि आप हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के क्रॉस आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ले जाइए जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1, मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका देंगे और यहाँ पे X को चिपका देंगे। ठीक है। अब देखिए कि एडिशन ऑफ हेलोजन्स, तो जब कभी भी हम अल्कीन को Br2CCl4 से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा ये प्रोडक्ट, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ो और दोनों जगह एक एक ब्रोमीन लगा देना है। बहुत सिंपल था, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक फिल्किंसन एक रिएक्शन और दूसरा श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होता है और साथ में NaX फॉर्म होता है। देखिए यहाँ भी पहले से हेलो ग्रुप था और यहाँ पे I था, इस I को उठा के यहाँ चिपका दिए और इस NaX को यहाँ रख दिए, मतलब कि इसी मेथड को हम हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अल्काइल आयोडाइड के सिंथेसिस के लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, फिल्किंसन या फिर श्वार्ट्ज, तो आपको बताना है फिल्किंसन रिएक्शन। ठीक है। X यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। अगला देखिए श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन को हम जब अल्काइल हैलाइड को AgF से ट्रीट करते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड बनता है और साथ में AgX। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड को जब हम AgF से ट्रीट किए तो हमारा अल्काइल फ्लोराइड और साथ में क्या बन गया, AgX। अब देखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जब हम अल्काइल हैलाइड को किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करते हैं तो वो हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे लग जाता है और X जो है वो हमारा निकल जाता है। देखिए ये अटैक कर दिया इस कार्बन पे और ये X क्या हो गया, निकल गया। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीसीज है, या तो वो लोन पेयर कंटेन करेगा या फिर निगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से रखिए, समझ के रखिएगा। अब देखिए यहाँ NaOH में अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करा रहे हैं तो OH एक न्यूक्लियोफाइल है और Na पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से X को निकाल देगा और R के साथ OH बना देगा, मतलब ये अल्कोहल बना दिया और साथ में NaX बना दिया। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किए तो हमारा अल्कोहल बन गया, साथ में NaX। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पहचानने आना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम SN2 पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम न्यूक्लियोफाइल से अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं SN2 रिएक्शन में तो हमारा क्या होता है कि ये OH बैक साइड से अटैक करता है, तो ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब ये OH जो बैक साइड से अटैक किया, ये फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक किया वो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो एक तो फ्रंट साइड से अटैक नहीं किया क्योंकि क्लोरीन पहले से ही इस प्लेस को ऑक्यूपाइड किया है। तो जब OH इस प्लेस पे अटैक करता है तो धीरे 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 इसका बॉन्ड फॉर्म होता है और उसी समय ये बॉन्ड धीरे 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 टूटता है। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। और फाइनली ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट ये वाला भी बॉन्ड जो है वो पूरा फॉर्म होके हमारा ये प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। जैसे ही ये बॉन्ड अपना बनाना शुरू करेगा ये क्लोरीन अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ के हटने लगेगा, फाइनली हमारा ये अल्कोहल बन जाता है और ये क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन के बारे में कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट देता है। हम देख चुके हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या, कि यहाँ पे हमारा क्लोरीन फ्रंट साइड से था और हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से कराएं, हमारा प्रोडक्ट बैक में फॉर्म हुआ। ठीक है। तो इसी का मतलब हुआ इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। और चौथा है कि ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड पे भी रिएक्टेंट के और साथ में न्यूक्लियोफाइल के भी। तो अगर हम इन दोनों का ऑर्डर लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखिए कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 की बात करें तो फिर से आप थोड़ा सा यहाँ आइए पीछे, देखिए यहाँ पे कि अगर हम इस जगह पे पहुँचेंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तभी तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब होगा, जब
जब जितना कम भीड़ या इस पोजीशन पे हो उतना ही आसानी से हमारा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो एक बात फिर से देख लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ जितना आसानी से होगा उतनी ही जल्दी हमारा रिएक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कब आसानी से होगा? जब भीड़ कम होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसका होगा, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और सबसे लास्ट में आपका 3 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2। ठीक है, और आगे सबसे आगे CH3। मतलब जितना कम बल्किनेस उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका? SN2 का। ठीक है, अब आइए SN1 की बात करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को OH मतलब न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट किए तो हमारा ये अल्कोहल बना देता है। सिंपल है, Br को हटाएं, OH लगा दिए। लेकिन इसके थोड़े से मैकेनिज्म को ध्यान दीजिए कि हमारे पास ब्रोमीन था, सबसे पहले हमारा ब्रोमीन निकलेगा तो ये कार्बोकटायन फॉर्म कर लिया। अब देखिए ये कार्बोकटायन जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में जब हमारा ये OH इस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो हमारा ये अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन था। सिंपल है, पहले स्टेप में ब्रोमीन को हटाएं, कार्बोकटायन फॉर्म किए, दूसरे स्टेप में हम न्यूक्लियोफाइल को चिपका दिए। ठीक, अब देखिए इस रिएक्शन में हम ये बोले कि हमारा जो ये स्टेप है कार्बोकटायन जो फॉर्म हुआ वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इसकी अगर हम रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकटायन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और देन सबसे लास्ट में आपका CH3X। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपको रीएजेंट याद होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH होता है। ठीक है, इसका रिएजेंट कौन सा होता है? तो अल्कोहलिक KOH। बस सिंपल तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को जब आप अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हो तो उस X को हटा दो, जिस कार्बन पे X लगा है उस X को हटा दीजिए और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दीजिए और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म। फिर से समझिए क्या हम कह रहे हैं कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास रिएजेंट होगा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब आप अल्काइल हैलाइड में उस कार्बन के पास जाइए जिसके पास X मतलब हेलो ग्रुप का एलिमेंट लगा है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो आपको अल्फा कार्बन से हेलो ग्रुप को हटा देना है। आपको अल्फा कार्बन से क्या करना है? हेलो ग्रुप को हटा देना है और बीटा कार्बन से आपको H को हटा देना है। ठीक है, अल्फा कार्बन से आपको X को हटा देना है और बीटा कार्बन से आपको H को हटा देना है और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड मतलब लगा देना है। अल्कीड फॉर्म हो गया, साथ में HX। देखिए इसका एक एग्जाम्पल कराते हैं। देखिए ये है हमारा अल्काइल हैलाइड, इसको हमको एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करना है। तो हम ये बोले कि आप अल्फा कार्बन देखिए और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से आप ब्रोमीन हटाइए और बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाइए। ठीक है, तो पहला स्टेप कर देते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया। लेकिन हम ये बोले कि अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन ये है और इसके बगल वाले कार्बन बीटा कार्बन ये भी होगा, मतलब एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक और प्रोडक्ट लिखिए CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रोडक्ट तो ये हुआ, एक प्रोडक्ट ये हुआ। इस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोले तो दोनों जगह बीटा कार्बन थे तो दोनों जगह से हम 2 प्रोडक्ट बना दिए। तो आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे लगा उससे कितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से इधर एक अल्काइल ग्रुप लगा है और इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। तो जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब हमारा पहला क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इससे एक अल्काइल ग्रुप लगा है और इस कार्बन से हमारा एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है,
अब देखिए कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा RMgX फॉर्म होगा। किस मेटल से? Mg से। और ये जो फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नैड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को Mg मेटल से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा ग्रिग्नैड रिएजेंट फॉर्म होगा। और इस ग्रिग्नैड रिएजेंट को ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि Mg अपने आप को पॉजिटिव, एक मेटल है तो वो पॉजिटिव रखता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखिए। RMgX को, मतलब RMgX को अगर हम वाटर से ट्रीट करा रहे हैं तो वाटर H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है और इस पे भी निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को निगेटिव से लगा दीजिए, बस RH हो गया MgX और साथ में क्या OH। अल्काइल हैलाइड को H से लगा दिया और MgX को OH से लगा दिया। ठीक है, यही प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। काफ़ी ईजी था ये। अगला देखिए कि उर्ट्ज रिएक्शन है। उर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड को सोडियम से ट्रीट करते हैं तो हमारा डाई अल्काइल बन जाता है। ठीक है, और साथ में NaX। ठीक, सिमिलरली फिटिंग रिएक्शन है, तो यहाँ से भी दोनों एक्स को हटाइए, 2 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड हम लगाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर से देखिए, इसको थोड़े साफ तरीके से लिखते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हम 2 इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड ले लेते हैं, तो हमारा दोनों जगह से एक्स हटा देना है और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देना है। अब देखिए उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है। अभी तक हम देखे उर्ज रिएक्शन किसको बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उर्ज फिटिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो उर्ज में हम 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लिए, फिटिंग में का 1 मोल ऑफ अराइल हैलाइड ले लिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग का अराइल अल्काइल बन गया। ठीक है, साथ में NaX। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा फेनॉल बनता है। ठीक है, तो फेनॉल बन गया। आगे देखते हैं। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरिन। मतलब इस क्लोरोबेंजीन के अगर हम ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे या फिर दोनों पे अगर हम NO2 ग्रुप लगा दें तो हमारा ये क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। देखिए अब हम प्रेशर का यूज नहीं कर रहे, मतलब क्या हो गया, रिएक्टिविटी फेवरेबल हो गया। तो अभी भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वही फॉर्म होगा। और ये जो NO2 ग्रुप था उसको लिख दीजिए। अगर इस पोजीशन पे एक और NO2 ग्रुप लगा दे तो हमारा रिएक्शन और ज़्यादा तेज हो जाएगा, तो यहाँ भी NO2 लगा दीजिएगा। और अब तो प्रेशर का ये भी, टेम्परेचर का ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्ट आप NaOH लिख सकते हैं और साथ में उसका एसिडिफिकेशन करा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम Cl2 से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 तो हमारा 2 प्रोडक्ट फॉर्म होता है। एक बार क्लोरीन आपको ऑर्थो पोजीशन पे लगाना पड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे लगाना पड़ेगा, और पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। अब देखिए नाइट्रेशन में भी वही है। क्लोरोबेंजीन को HNO3 से ट्रीट किए तो हमारा एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, एक बार हमारा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो। अब पैरा पोजीशन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल है ये सब, डायरेक्ट रिएक्शन पूछे जाते हैं। अब सल्फोनेशन को क्लोरोबेंजीन को कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करिए तो क्लोरीन एक बार SO3H, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, और हमारा क्लोरोबेंजीन पे जो लगा रहेगा SO3H में पैरा पोजीशन पे, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। अब देखिए कि फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन में हम अल्काइलेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को अल्काइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 तो बस इस क्लोरीन को हटा देना है और उसको बेंजीन से चिपका देना है। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन में होता क्या है कि देखिए ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, तो AlCl3 के पास आउटर इलेक्ट्रॉन में एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन को अपने पास बुला के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो फिर जब ये क्लोरीन को अपने पास बुलाएगा तो ये CH3, मतलब जो अल्काइल वाला पार्ट बचेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें भी 2
तो इसमें भी दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक ऑर्थो वाला पार्ट और एक पैरा वाला पार्ट, और पैरा वाला पार्ट क्या होगा, मेजर पार्ट होगा। ठीक है, अब अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन है, सेम कहानी, इसमें भी क्लोरीन को हटाइए, इस पूरे पार्ट को यहाँ चिपका दीजिए, एक बार यहाँ चिपका दीजिए, जो ऑर्थो वाला पार्ट होगा वो माइनर पार्ट होगा और जो मेजर पार्ट होगा वो पैरा वाला पार्ट होगा। ठीक है, प्लस क्लोरीन के साथ ये तो हो गया, ऑर्थो वाला पार्ट तो हो गया, यहाँ लगा दीजिए COCH3, हो गया समाप्त। अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एलिफेटिक सिस्टम से अगर आपका OH ग्रुप लगा रहे तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। एलिफेटिक सिस्टम कहने का मतलब कि कार्बन चेन से, ठीक है, या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। फिर एरोमेटिक सिस्टम मतलब बेंजीन से आपका OH लगा रहे तो उसको हम फेनॉल बोलते हैं। और ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसको हम ईथर बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था अल्कोहल का, ये फेनॉल का और ये फिर ईथर का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम मोनो, डाई और ट्राई कंपाउंड किसको बोलते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा किसी कंपाउंड से एक OH ग्रुप लगा है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड से हमारा एक OH ग्रुप लगा है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। अगर कोई कंपाउंड दो OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम डाईहाइड्रिक बोलते हैं। और अगर कोई कंपाउंड तीन OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो मोनो मतलब एक OH ग्रुप, डाई मतलब दो OH ग्रुप और ट्राई मतलब तीन OH ग्रुप। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर इस अल्कोहल की, इस कार्बन की अगर हम डिग्री की बात करें तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक इस साइड और दो यहाँ पे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, वैसे ही अगर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो अगले दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री हो गया या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। फिर से देखिए कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक दो कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। फिर जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक दो तीन कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 3 डिग्री या फिर टर्सरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल था। अब देखिए कि हम अलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और उस अलाइलिक कार्बन से अगर हम OH ग्रुप को लगा दे तो हम अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोले, उससे OH ग्रुप चिपका के उसको हम अलाइलिक अल्कोहल बना दिए। अब इसकी भी अगर हम डिग्री हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस कार्बन की, तो दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, अब देखिए कि बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। उस बेंजाइलिक कार्बन पे अगर हम OH ग्रुप लगा दे तो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। फिर से समझिए, बेंजीन से सटे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, उससे OH ग्रुप लगा दिए तो बेंजाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही आप OH ग्रुप लगा दीजिए तो उसको हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं H3O पॉजिटिव से, ठीक है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं H3O पॉजिटिव से तो हमारा ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है। अब कौन सा बॉन्ड टूटता है वो देखिए। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है तो ये टूट जाता है। तो अब इन दोनों के पास एक एक वैलेंसी खाली हो गई। ठीक है, अब ये H3O पॉजिटिव आपको पता है कि ये डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। तो आप एक पोजीशन पे H लगा दीजिए, एक पोजीशन पे OH लगा दीजिए। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल कार्बन था, सिमेट्रिकल अल्कीन था, मतलब दोनों जगह दो दो हाइड्रोजन थे, तो हम कहीं पे H लगा दिए, कहीं पे OH लगा दिए। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए आगे
ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, हमको ट्रीट कर रहे हैं इसको H3O पॉजिटिव से। तो सबसे पहला काम हम क्या किए कि इन दोनों के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़े, और डबल बॉन्ड में वो बॉन्ड टूटा जिसका नाम पाई था, क्योंकि पाई एक वीक बॉन्ड होता है। लेकिन अब जो ये H3O पॉजिटिव H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, तो हम H को कहाँ लिखें और OH को कहाँ पे चिपकाएं? तो देखिए यहाँ पे आता है मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे चिपकाओ जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। आप डबल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजन को उस जगह पे चिपकाओ जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा इस प्लेस पे ज़्यादा था, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन चिपका दिए, और ये जो OH बचा इसको हम इस प्लेस पे चिपका दिए जहाँ के नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखना है जब हम अल्कीन को ट्रीट करेंगे H3O पॉजिटिव से। तो मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रख के हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा जो रिएजेंट होता है वो डाइबोरेन होता है, जिसको हम B2H6 बोलते हैं, इसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा H2O, मतलब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगर H3O पॉजिटिव भी लिखा रहे तो सेम बात है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव कहने का मतलब क्या, वो देखिए सबसे पहले तो ये आपका अल्कीन है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक एक वैलेंसी खाली हो गई इस दोनों कार्बन की। अब बात आती है कि B2H6 और वाटर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा जो B2H6 है और दूसरा रिएजेंट वाटर है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपको एडिशन ऑफ वाटर कराना है। बस ध्यान ये रखना है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप H को उस प्लेस पे ऐड करो जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ H कम है, और OH को वहाँ पे ऐड कर दो जहाँ की नंबर ऑफ H ज़्यादा है। मार्कोनिकोव रूल ये बोला था कि आप H को वहाँ पे ऐड कीजिए जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और बाकी जो बचा पार्ट है उसको वहाँ पे ले जाइए जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल इसका डायरेक्ट रिवर्स हो गया कि आप H को उस प्लेस पे ऐड करिए कि जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो वही हम किए और OH को हम इस प्लेस पे चिपका दिए। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद रखना है रिएजेंट कि B2H6 मतलब डाइबोरेन होता है। फर्दर हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ओवरऑल इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं। ध्यान क्या रखना है कि हमको एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अगला देखिए कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, H2PD के प्रेजेंस में, तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। कुछ भी नहीं किए, बस एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए और एक इस ऑक्सीजन को दे दिए। ऐसे भी रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। वैसे ही अगर कीटोन का रिडक्शन कराएं किसके प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो बस एक हाइड्रोजन दे दीजिए आप कार्बन को और एक हाइड्रोजन दे दीजिए इस ऑक्सीजन को, और ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अल्डिहाइड को रिड्यूस करके हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाए, कीटोन को रिड्यूस करके हम 2 डिग्री अल्कोहल बना दिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा, किसके प्रेजेंस में कराते हैं वो भी देख लीजिए। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। ये डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, अगर इसके एक साइड हम R लगा दे और दूसरे साइड H लगा दे तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड, या फिर अगर हम दोनों साइड R लगा दे तो ये बन जाएगा कीटोन। मतलब अभी जो भी हम बात करने वाले हैं ग्रिग्नाइट रिएजेंट को ध्यान रख के, वो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट में R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिहेव करता है, और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो ये अल्काइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट होगा। तो देखिए बनता क्या है कि RCO माइनस, R पहले से था और ये अब R इस पे पोजीशन पे चिपक जाएगा। ठीक है, और इस माइनस को काउंटर करने के लिए ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, तो MgX पॉजिटिव। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O से।
अब आपको पता है कि H2OH प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, मतलब ये O माइनस इस H प्लस को खींचेगा और ये MgX इस OH माइनस को खींचेगा। तो लिखते हैं प्रोडक्ट फाइनल RCrROH, ठीक, और साथ में क्या MgXOH। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो हमने ये देखा कि हम इस अल्काइल ग्रुप को यहाँ चिपकाए और इस पाई बॉन्ड को तोड़ के ऊपर ले गए और फिर इसके प्लेस पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। तो अगर इसी बात को हम डायरेक्ट लिखना चाहें, डायरेक्ट सीखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अपने पास एक मान लेते हैं, हमारे पास RCOH, ये अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के लिए सेम मेथड है। इसको अगर हम RMgX से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, बस इस अल्काइल को इस कार्बन से चिपका देना है और इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करा के वहाँ पे हाइड्रोजन चिपका देना है OH, और ये अल्काइल ग्रुप लगा और ये फॉर्म हो गया। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इस तरीके से ग्रिग्नाइट रिएजेंट से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कि प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? फेनॉल बन जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए कि हम फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फेनॉल बनाते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? फेनॉल। लेकिन अगर कोई आदमी बोले कि आपको बेंजीन से फेनॉल बनाना है, तो सबसे पहले आपको ओलियम से ट्रीट करना पड़ेगा। अब ओलियम होता क्या है? तो ये मिक्सचर होता है H2SO4 गैस का साथ में SO3 का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बेंजीन को जब हम ओलियम से ट्रीट करते हैं तो हमारा SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है, और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा फेनॉल बन जाएगा। अगला मेथड है कि हम डाइजोनियम साल्ट से भी फेनॉल बना सकते हैं। तो जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा फेनॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन था, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से ट्रीट किए तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। ये सैंडमियर्स रिएक्शन वाला पार्ट था। अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम वाटर से ट्रीट कर दे तो हमारा फेनॉल बन जाता है। अब देखिए कि हम क्यूमीन से कैसे फेनॉल बनाते हैं। तो देखिए, क्यूमीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि बेंजीन से सटे कार्बन के पास 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, उसको अगर हम O2 से ट्रीट करते हैं तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये जाके दोनों ऑक्सीजन चिपक जाते हैं। फिर इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला पार्ट इस बेंजीन से चिपक जाएगा, ये वाला पार्ट चिपक गया, और ये जो बचा पार्ट उसको हम लिख दिए। ठीक है, तो यही था कि हम इससे भी बना सकते हैं। फिर से देखिए इसको एक बार। पहले तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि बेंजीन से सटे कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। उसको हम O2 से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, पेरोक्साइड से। तो हमारा बेंजीन पे जो हमारा ये क्यूमीन वाला पार्ट था, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जाके ये दोनों ऑक्सीजन चिपक जाएंगे, ये चिपक गया। अगले स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला पार्ट इस बेंजीन से चिपक जाएगा और ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। देखिए ये पूरा पार्ट, ये दोनों, ये O और H यहाँ आके चिपक गया तो हमारा फेनॉल बन गया, और ये वाला पूरा पार्ट आपका निकल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल, अल्कोहल और फेनॉल का हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए, जब हम अल्कोहल का मेटल से, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम हो या एल्युमिनियम हो, रिएक्ट कराएंगे तो बस इस प्लेस से हाइड्रोजन हटा देना है और उसके जगह Na चिपका देना है। तो RONA हो गया, और साथ में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डायरेक्ट हम H2 लिख देंगे, और इसको भी बैलेंस कर दीजिए। तो सिंपल कहानी है, सोडियम को इस जगह पे उठाना है कि रख देना है और H को हटा देना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि फिर से हम यहाँ से H को हटाएंगे और उसके जगह एल्युमिनियम चिपकाएंगे। ठीक है, तो CH3 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 O, और H को हटा रहे हैं, उसके जगह एल्युमिनियम चिपका रहे हैं, तो O के साथ एल्युमिनियम लगा दिए, और फिर इसको 3 मोल ऑफ H2 बाहर चला जाएगा, और इसको भी बैलेंस कर दीजिए, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था कि अगर हम मेटल को
अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो ROH में से जो OH वाला पार्ट है उसको हमको डिलीट कर देना है, उसके जगह Na उस मेटल एक्टिव मेटल को ले आना है। आइए इसी का एक एग्जांपल फेनॉल के केस में भी देख लेते हैं। तो फेनॉल में भी हमको इस सोडियम को इस ऑक्सीजन के साथ मिला देना है और इस हाइड्रोजन को मतलब इस H को हटा देना है यहाँ से। तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। ये O अकेले बेंजीन से लगा हो तो इसको हम फेनॉक्साइड बोलते हैं, और इसके साथ अगर हम Na लगा दें तो सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। तो अगर हमको मेटल के साथ कभी भी अल्कोहल या फेनॉल से कनेक्ट कराना होगा तो हमारा बेंजीन के केस में मतलब फेनॉल के केस में सोडियम फेनॉक्साइड या फिर अल्कोक्साइड बनेगा। मेटल अल्कोक्साइड जो भी मेटल रहेगा वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एस्टरिफिकेशन क्या होता है। तो एस्टरिफिकेशन हम ईस्टर के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है कि जब कभी भी हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अल्कोहल वाले पार्ट में से H निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में से OH निकल जाता है, और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे तो हमारा खुद ब खुद दिखेगा कि हमारा ये ईस्टर फॉर्म हो गया है। फिर से देखिए कि एस्टरिफिकेशन में हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। अल्कोहल वाले पार्ट से हमको H निकालना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से हमको OH निकालना है, मतलब दोनों को मिला के हमको वाटर निकालना है। ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। फिर देखिए अब अल्कोहल को हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं तो फिर से हम H यहाँ से निकालेंगे और बाकी पूरा पार्ट यहाँ से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ROH है अपने पास, इसके साथ अगर हम कोई भी RCOG ले लेते हैं, इस G के जगह हमारे पास OH हो या फिर OCOR हो जो एसिटिक एनहाइड्राइड का केस बताए थे, या फिर Cl हो मतलब एसिड क्लोराइड फॉर्म हो जाए, तो हमको यहाँ से H हटाना है और यहाँ से OH हो या फिर ये वाला पार्ट हो या फिर Cl वाला पार्ट हो, इन सबको माइनस कर देना है और बच क्या जाएगा ROCOR। यही हमारा बचेगा जो कि ईस्टर फॉर्म कर देगा। तो यही बात हमको यहाँ भी देखना है कि अगर इस RCO2 को हम लिखें तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्म होता है एनहाइड्राइड वाला केस OCOR, मतलब इस पूरे पार्ट को हमको हटा देना है और बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है। तो RO ये अल्कोहल वाला पार्ट और बाकी बच क्या गया हमारे पास ये वाला पार्ट, तो COR हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया। फिर से यहाँ से Cl हटाइए, यहाँ से H हटाइए, बाकी जो बचा पार्ट उसको लिख दीजिए, हो गया समाप्त। तो यही था एस्टरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में सबसे पहले दो रिएजेंट आपको याद रखना है कि एक होगा आपका H2SO4 और दूसरा होगा H3PO4। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या करना है कि जिस कार्बन पे OH लगा है वहाँ से OH हटाना है और उसके बगल वाले कार्बन से H हटाना है, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करना है, उससे हमारा अल्कीन फॉर्म हो जाता है। अगला देखिए डिहाइड्रेशन का ही एग्जाम्पल है। तो जिस कार्बन से OH हटाएंगे उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो एक हाइड्रोजन हट गया तो ये CH2 हो गया और यहाँ से OH हट गया तो ये बच गया CH2, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। फिर से देखिए कि इस कार्बन के पास से OH हटाइए और इन तीनों में से कहीं से भी आप H हटा सकते हैं क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल कार्बन है। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं CH3। ठीक है, क्या आपके कि जिस कार्बन से OH चिपका है उसके बगल वाले कार्बन से हमको हाइड्रोजन हटा देना है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो अल्कोहल हो या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो या फिर 2 डिग्री अल्कोहल हो, अगर उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ऑक्सीडेशन में हम कौन से रिएजेंट को यूज करेंगे। तो हमारे पास दो रिएजेंट है, एक CrO3 और दूसरा PCC। अब PCC कहने का मतलब कि पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब हम जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमारा अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, RCHO। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल में फिर से हम यहाँ से एक हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारा कीटोन बन जाएगा। जब हम पहले देखे थे कि अल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराते थे तो अल्कोहल बनता था, और कीटोन का जब हम रिडक्शन कराते थे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता था।
तो वैसे ही जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमारा कीटोन बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा अल्डिहाइड बनता है। अब हम रिएजेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो एक क्रोमियम ऑक्साइड और दूसरा पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम PCC भी बोलते हैं। अब देखिए कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को हीटेड कॉपर के साथ भी ट्रीट करेंगे तो वो हमारा अल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। और फिर से इसी रिएजेंट के साथ अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को भी ट्रीट करेंगे तो वो हमारा कीटोन बनेगा, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन करा देता है जो हम पीछे पढ़े थे। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेनॉल को जब हम डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगता है और एक बार पैरा पोजिशन पे, ठीक है। अब जो पैरा पोजिशन वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो पोजिशन वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। डायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्ट रिएक्शन पूछे जाते हैं कि अगर हम फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करा रहे हैं तो हमारा एक बार ऑर्थो पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगता है और एक बार पैरा पोजिशन पे ये लग जाता है। अगर इसके नेमिंग की बात करें तो ऑर्थो पोजिशन पे NO2 ग्रुप लगा है तो ऑर्थो नाइट्रो और ये पूरा पार्ट फिनॉल का, वैसे ही ये पैरा नाइट्रो ये पूरा पार्ट फिनॉल का, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल, कंसंट्रेटेड HNO3 से अगर हम फिनॉल को ट्रीट करें। अब इन दोनों रिएजेंट में क्या फ़र्क है कि अगर हम फिनॉल को जब डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा एक ही पोजीशन पे या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लगता है NO2 ग्रुप, मतलब एक केस में हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे, दूसरे केस में पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे, कब, जब डाइल्यूट HNO3 होगा। लेकिन अगर इसी फिनॉल को हम कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट कर दें तो हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, मतलब तीनों पोजीशन पे 2, सेकेंड पोजीशन मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे हमारा NO2 ग्रुप लग जाता है, कब, जब हम डाइल्यूट HNO3 से कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ध्यान रखिएगा कि फिनॉल को जब हम डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट किए थे तो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, या तो ऑर्थो वाला पार्ट या पैरा वाला पार्ट, जिसमें पैरा वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट था। लेकिन इसी फिनॉल को अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगता है और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगता है। अगला है हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हम फिनॉल को अगर Br2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो हमारा फिर से वही दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे Br लग जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे Br लग जाएगा और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन अगर इसी फिनॉल को हम 3 मोल ऑफ Br2 वाटर से ट्रीट करें तो हमारा तीनों पोजीशन पे लग जाएगा, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक जो पैरा पोजीशन होता था उस पे प्रोडक्ट यही बनेगा। तो फिर से यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है तो ऑर्थो वाला पार्ट भी बनेगा, पैरा वाला पार्ट भी बनेगा, जिसमें पैरा वाला पार्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर 3 मोल ऑफ Br2 हम फिनॉल के साथ यूज करेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक। अब देखिए कि कॉल्बेज रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो जब हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराएं तो जैसा का तैसा फिनॉल पहले लिख देना है और पहले वाले रिएजेंट को इग्नोर करना है और नीचे जो CO2 है उसको लिखिए, CO2, और फिर जो H है उसको लिख दीजिए, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। फिनॉल से हम सैलिसाइक्लिक एसिड बनाए जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, इसी को हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल्बेज रिएक्शन हो गया, डायरेक्ट ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है रीमर टीमन रिएक्शन। जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और फर्दर इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये हमारा बना देता है सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड, यहाँ CHO लग जाएगा। अब राइमन टाइमन रिएक्शन में और कॉल्बेज रिएक्शन में क्या फ़र्क था, एक तो दोनों का रिएजेंट डिफरेंट था
और दोनों का प्रोडक्ट में राइमन टाइमन रिएक्शन हमारा सैलिसाइक्लोअल्डिहाइड फॉर्म होता है, सैलिसाइक्लोअल्डिहाइड फॉर्म होता है, और उसमें सैलिसाइक्लो एसिड फॉर्म होता था, सैलिसाइक्लिक एसिड फॉर्म होता था। ठीक है, तो यही दोनों में फ़र्क है राइमन टाइमन रिएक्शन और कॉल्बेज रिएक्शन में। अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ जिंक डस्ट। तो जब हम फेनॉल को जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं तो यह हमारा डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है और साथ में जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेनॉल का जब हम रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो हमारा बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अगला है कि ऑक्सीडेशन कराना है फेनॉल का। तो फेनॉल के ऑक्सीडेशन के लिए हम दो रिएजेंट लेते हैं, एक Na2Cr2O7 और दूसरा H2SO4। तो जब हम फेनॉल का रिएक्शन कराएंगे Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, मतलब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमारा बेंजोक्यूनॉन फॉर्म होता है, बेंजोक्यूनॉन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल गिव्स बेंजोक्यूनॉन। अगला है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को मेटल अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो हमारा ईथर फॉर्म होता है, ROR। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड में R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये एक एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे चिपकेगा और ये NaX वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो लिख दिए विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस एक बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। उसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को हम मेटल अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। अल्काइल हैलाइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। और फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस अल्काइल हैलाइड पे चिपकेगा और ये माइनस वाला इस Na पॉजिटिव को खींच लेगा। उसी का एक एग्जाम्पल है कि CH3Br अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट, और ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोक्साइड है, मेटल अल्कोक्साइड है। तो इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं तो फिर से वही होगा कि NaBr को आप बाहर निकाल दीजिए और बाकी पूरा पार्ट लिख दीजिए। तो CH3 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 O CH3 और NaBr हो गया ये बाहर। अब जो खास बात है इस रिएक्शन की कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड 1 होगा। अगर ये 2 डिग्री होगा तो रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगा और 3 डिग्री रिएक्शन इसका नहीं प्रोसीड करेगा। तो अगर हमको विलियमसन सिंथेसिस से हमको ईथर बनाना है तो हमारा डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी 1, मतलब प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम हैलोजिनेशन देखेंगे। अब हैलोजिनेशन में हम एनिसोल को बेंजीन से अगर OCH3 लगा दे तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं, Br2 से ट्रीट करें। ठीक है, तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वही एक ऑर्थो पोजिशन वाला और एक पैरा पोजिशन वाला। और ऑर्थो पोजिशन वाला जो होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और पैरा वाला जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो OCH3 जैसा का तैसा लिख दिए और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दिए। और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल वाला जो पार्ट है वो माइनर पार्ट होगा और पैरा ब्रोमो एनिसोल वाला जो पार्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर से एनिसोल के केस में हम नाइट्रेशन करा रहे हैं तो नाइट्रेशन में भी क्या होगा हमारा, एक बार हमारा ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा पोजीशन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ HNO3 लिख लेना है। अब देखिए कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। तो एनिसोल को जब हम अल्काइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बस इस CH3 को इस पोजीशन पे लगा देना, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे। इसके लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 में क्या होता है कि एल्युमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल में। तो ये क्लोरीन को अपने पास बुला लेगा, फिर ये क्लोरीन एज अ ये CH3 वाला पार्ट मतलब अल्काइल वाला पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा। तो दो प्रोडक्ट बनेगा OCH3, ये CH3 यहाँ पे चिपका और ये CH3 फिर एक पैरा पोजीशन पे चिपकेगा।
ठीक है। इसी का पार्ट है असाइलेशन। तो फिर से वही कहानी है, इस क्लोरीन को हटाइए, बाकी पूरे पार्ट को एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए। OCH3 COCH3 एक प्रोडक्ट ये हो गया, और साथ में एक पैरा वाला प्रोडक्ट होगा, और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा COCH3।